हेलो एवरीवन, जय महाकाली। इस वीडियो में हम लोग टेक्निक नंबर 4 डिस्कस करेंगे D9 की सीरीज में। D9 की ऑलरेडी 3 टेक्निक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए नवांशा खुद से जाना जाता है, आपके स्पाउस की असली पहचान। अब स्पाउस की असली पहचान किस तरीके का आपका स्पाउस होगा, उसका आपके साथ क्या कार्मिक कनेक्शन है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, वो आज इस टेक्निक के थ्रू हम लोग जानेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब भी हम किसी की चार्ट देखते हैं, किसी का चार्ट देखते हैं, कोई भी स्पेशली जब शादी के लिए आता है, तो हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, स्पाउस का नेचर कैसा होगा, मेरी वाइफ का नेचर या मेरे हस्बैंड का नेचर कैसा नेचर होगा। तो इन जनरल में क्या करते हैं, हम इस सेकंड हाउस को देखते हैं, और अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है हम उसको देखते हैं और हम बता देते हैं कि आपका स्पाउस इस तरीके के नेचर का होगा। ये एकदम ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप यही है, हम 3 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको असली नेचर और उसका कर्मा पता चलेगा कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए। अब ये बहुत छोटी सी टेक्निक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स की भी जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली समझ जाओ। अब देखो कैसा होता है कि D1 प्लस 7th हाउस, वो जो सुपरफिशियल हमको दिख रहा है कि D1 के 7th हाउस में, D1 मीन्स आपकी लग्न कुंडली, ठीक है। इस लग्न चार्ट में 7th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है या जो भी राशि है, अगर सिर्फ राशि है तो राशि के स्वामी के ट्रेट आप पकड़ लोगे कि जो भी राशि है उसका जो स्वामी है लॉर्ड है, और अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसको मिक्स कर दोगे एंड देन यू विल टेल अबाउट द नेचर ऑफ दिस हाउस। पूरी तरीके से वो इंसान ऐसा ही दिखेगा, प्लस हाउस ऐसा ही दिखेगा ऊपर से, लेकिन उसकी जो सोल की आइडेंटिटी है, हमने सीरीज जब फर्स्ट सीरीज बना, मतलब इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सोल की आइडेंटिटी हम कैसे देखेंगे, हमारी खुद की सोल की आइडेंटिटी हमारे फर्स्ट हाउस से दिखी है। ठीक उसी तरीके से जब D9 का 7th हाउस आप रीड करोगे, 7th हाउस में बैठा हुआ साइन, और 7th हाउस में अगर उस साइन में कोई प्लैनेट आकर के बैठ जाए तो उसका नेचर मिक्स करोगे, तो आप सामने जो भी आपसे पूछ रहा है, अपने स्पाउस की जो रियल सोल की जो आइडेंटिटी है, आप उसको फाइंड आउट कर लोगे। अब जैसे कि सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर अगर एक नंबर लिखा है तो उसकी सोल की आइडेंटिटी यहाँ पे कुछ भी रहेगी, क्योंकि हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे। पर यहाँ पर कुछ भी रहने दो, D9 को ही सिर्फ समझो। पहले अगर एक नंबर लिखा है, मतलब मेष राशि है ना यहाँ पर, तो हो सकता है कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, इम्पल्सिव हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ना एग्रेसिव हो, इस तरीके का हो सकता है। वहीं अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर में क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफर्ट करने होगा, उसको खाने पीने का शौक हो सकता है, अपने कंफर्ट के बाहर जाना पसंद ही नहीं है, स्टबर्न नेचर का हो सकता है, उसको सारे सुख सुविधाएं सब चीजें चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो पजेसिव हो। वहीं अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, मैं भी प्लैनेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ राशि की बात कर रही हूँ, अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो बहुत टॉकेटिव हो सकता है, समटाइम्स इनबैलेंस भी हो सकता है, बच्चों जैसे हरकतें हो सकती है, मुंह फिरने का शौक हो सकता है, अपनी बात को एक्सप्रेस करना जानता है, हर चीज को बोल के बताना जानता है, हर चीज का एक्सप्रेशन है। वहीं अगर 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर क्या है, आपका इमोशंस है, एक नर्चरिंग नेचर है, एक मदरली इंस्टिंक्ट जिसमें होती है वो है, ये बहुत ज्यादा केयरिंग है, आपको संभाल सकता है, लेकिन इमोशनल भी है ये बहुत ज्यादा, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इमोशंस हर्ट ना हो। तो इमोशंस यहाँ पर बहुत मैटर करेंगे। ऐसे ही अगर 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो सिंह राशि है वो स्टबर्न बिहेवियर समटाइम्स दिखाती है। कभी ये दिखाते हैं इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अथॉरिटेटिव है, अपनी ही चलाता है, डोमिनेट करता है, उस तरीके की चीज है, लेकिन डिपेंड करता है बाकी सिनेरियो पे, लेकिन ये चीज तो है। लेकिन साथ में वो एक ऐसा भी है कि हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है। 6 नंबर आया तो क्या है, इंसान बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो सकता है ना, छोटी छोटी सी बातों को नोटिस करने वाला हो सकता है। इधर की बात उधर, इधर की बात इधर, उसने ऐसा बोला इसने ऐसा बोला, उसको जोड़ दौड़ करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचने वाला हो सकता है, बात को घुमा फिरा के बोलने वाला हो सकता है, क्योंकि 6 हाउस है, मतलब 6 नंबर की राशि है। सेवा भाव में हो सकता है, सर्विस ओरिएंटेड हो सकता है, उसको मतलब उसके लिए उसका डिसिप्लिन, उसका रूटीन, उसका डेली जो कर्मा है वो बहुत मैटर कर सकता है। 7 नंबर है तो वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा हमेशा, इधर भी और उधर भी, वो बैलेंसिंग जो नेचर होता है वो हो सकता है, इंडिसाइसिव हो सकता है वो,
बेसिकली क्योंकि ये लिब्रा साइन है ना, तो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सोचना, पर्सनैलिटी चार्मिंग हो सकती है, इस तरीके की ट्रेड्स आपको दे सकते हैं। वहीं अगर वृश्चिक राशि है, 8 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक एनर्जी इस इंसान के अंदर हो सकती है, सीक्रेटिव हो सकते हैं, सडनली कोई भी एक्शन ले लिया, सडनली कुछ कर दिया, या फिर आप बोलोगे कि अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, इस तरीके की एनर्जी हो सकती होगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर वृश्चिक साइन में, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी इन द सेंस कि कोई भी बड़ा चेंज आए, कोई भी बड़ा चैलेंज आए, उसको एक्सेप्ट करना इजीली और उसकी तरफ कदम बढ़ाना, वो चीजें हो सकती है। सीक्रेटिव है, रिसर्च माइंडेड है ना, किसी भी चीज के तहत तक जाते हैं, इंटेंस एनर्जीज है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे बात नहीं करते, चीजें छुपाते हैं, और लेकिन ऐसा है, ठीक है वो छुपाते हैं, लेकिन एनर्जी बहुत इंटेंस है, सोच समझ के करने वाला, बहुत गहराई तक सोचने वाला, पॉजिटिव नेचर भी हो सकता है। स्कॉर्पियो साइन है। वहीं अगर धनु राशि है, 9 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इंसान रिलीजियस होगा, है ना, एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकता है इंसान। कमिटमेंट देने में हमेशा पीछे रहेंगे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो। अपने ज्ञान के आगे ऐसा लगता है कि भाई दुनिया जीत सकते हैं अपने ज्ञान से, अपने आपको बहुत ज्ञानी समझ रहा है, या ज्ञानी होना भी, क्योंकि 9 नंबर है, ज्ञानी है, रिलीजियस है, फादर फिगर्स, अपने गुरुओं की सेवा करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले, इस तरीके के हो सकता है। 10 नंबर तो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और उनको स्ट्रेस से काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमेशा रेडी रहते हैं, डिसिप्लिन है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, दूसरों से उम्मीद नहीं रखते कि कोई आए और उनकी हेल्प करे, वो खुद से कर लेंगे। वही 11 नंबर है, लोगों से मिलना जुलना, बड़ी बड़ी चीजों के साथ, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट होना, इस तरीके की आप एक एनर्जी देख सकते हो। 12 नंबर है तो कहते हैं ना, बहुत गिविंग नेचर वाले होना, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट की चीजों को कर देते हैं, ड्रीमर होते हैं, हालांकि काम कंप्लीट कर लेते हैं, बट इस तरीके की एक एनर्जी रह सकती है। बेसिक आइडिया ये है कि अगर कोई भी राशि को किस तरीके की एनर्जीज, लेकिन एक राशि के सिर्फ इतने से दो दो तीन तीन सारे ट्रेड्स होते हैं, देन जस्ट कनेक्ट विद योर पार्टनर कि आपके पार्टनर में उस तरीके के कैसे ट्रेड्स नहीं है। अब एक तो ये बेसिक सी चीज होगी, एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ स्टार्ट में, लेकिन उससे पहले एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड वाला है ना, जो ने स्टार लगाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेप है, ये स्टेप आपको ये बताएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द कार्मिक इज कनेक्टेड विद योर पार्टनर। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपका क्या कार्मिक बैगेज है, वो आपको ये थर्ड स्टेप बताएगा। अब जैसे हम लोग समझते हैं कि किसी के यहाँ पर आई है 10 नंबर लिखा है, ठीक है, 10 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 8 नंबर। तो लोगों को क्या लगेगा, लोग बोलेंगे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर जैसा होगा, वो थोड़ी सी ना ड्राई बिहेवियर भी हो सकते हैं, अपने अंदर चीजें रख सकते हैं, थोड़े से ओल्ड हो सकते हैं, कंजर्वेटिव हो सकते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि शनि के जो ट्रेड्स हैं वो आपने सारे डिस्क्राइब करते हैं। बट D9 जो आपके पार्टनर की सोल की आइडेंटिटी है, वो वृश्चिक से आप देखोगे। वृश्चिक से देख के आपको ये समझ में आएगा कि ये सब तो ऊपरी रॉ से दिख रहा है, बट दिस पर्सन इज वेरी सीक्रेटिव, दिस पर्सन इज रिसर्च ओरिएंटेड, दिस पर्सन डजंट हैव अ फियर विद एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी इंटेंसिटी तक जा सकता है। बाहरी रूप से दिख रहा है प्रैक्टिकल, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्यों है, बिकॉज ही हैज दिस विजडम। ये जो स्कॉर्पियो साइन है, ये वो ट्रुथ है, ये वो साइन है जो बहुत डेप्थ से माइनिंग का साइन है, जो बहुत चीजों की गहराइयों को जानते हैं, उस चीज को तो बहुत गहरा कोई इंसान है वो है, तो आप तो सुपरफिशियल लेवल से देख करके नहीं ले सकते। अब कैसे देखा जाता है, बहुत अच्छे से मैं बताती हूँ कि जैसे हमने ये तो देखा कि इसमें 10 नंबर है, तो एक चीज आपने बता दी, 10 नंबर देखिए, दूसरी चीज बता दी आपने इनके नवांशा का साइन देख करके। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई सपोज प्लैनेट बैठा है, मंगल ही बैठ गया, जुपिटर बैठ गया, तो इनके भी मंगल के फिर या जुपिटर के आप ट्रेड इसमें ऐड कर दोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस इंसान का बिहेवियर पैटर्न है। लेकिन आप देखोगे शनि जो 7th हाउस के लॉर्ड है, वो नवांशा में कहाँ जाकर के बैठे हो। सपोज अगर यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 हो सकता है किसी के शनि यहाँ पर सैटर्न यहाँ बैठे हैं,
या सैटर्न यहाँ बैठे हैं। तो ये जो सैटर्न जो यहाँ बैठे हैं, तो आप ये सोचो 2 नंबर राशि के ट्रेड क्या है, सैटर्न की क्या ट्रेड है, मतलब आपके D1 के 7th हाउस का लॉर्ड आपके D9 के लग्न में बैठा है, 2 नंबर में बैठा है। तो दिस इज अ कार्मिक मैरिज। 2 नंबर इस चीज को होगा कालपुरुष कुंडली में आपके परिवार का, कुटुंब का, बोली का, भाषा का, जो भी आपने धन संचय किया है उन चीज का, बैंकिंग का, फाइनेंस का। तो ये जो कनेक्शन है बहुत गहरा कनेक्शन कुटुंब से, परिवार से, आपकी बोली, भाषा, खान पीन, आपके संस्कार, सेकेंड हाउस से जो संस्कार है, वेल्थ, आपकी जितनी भी रिलेटेड वेल्थ है, वहां कहीं ना कहीं चाहकर के आपका कनेक्शन इस 10th हाउस का बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखो, हम पार्टनर उसी के बनते हैं। आज क्योंकि ये पार्टनर वाला लेसन है जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि हमारे स्पाउस की रियल नेचर क्या है, कार्मिक कनेक्शन क्या है। तो उसमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जिसके साथ आपके सबसे ज्यादा अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट रह जाएगा वही अगले जन्म में आपका पार्टनर बनेगा। ये तय है, क्योंकि आप अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम अपने उस पार्टनर के साथ ही बिताते हो। हर एक चीज आप अपने पार्टनर की और अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हो, अपनी एनर्जीज तक आप शेयर करते हो अपने पार्टनर के साथ। और तो सब कुछ छोड़ दो, आपकी जो एक एनर्जी बॉडी है वो भी आपके पार्टनर के साथ शेयर हो रही है। इसीलिए जब हम ये बोलते हैं कि जो D1 से इससे देखकर के खत्म कर दिया, नहीं, हम एक चीज और बोलते हैं, D9 हमारा, हमें बोलते हैं कि भाग्य का 9वां हिस्सा है ना, इस 9th हाउस का D9। क्यों क्यों बोलते हैं कि ये भाग्य का 9वां हिस्सा है? शादी के बाद D9 एक्टिवेट होता है। वाई? बिकॉज हमारा जो लाइफ होती है आफ्टर मैरिज, जब हम अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी आगे का जो जीवन है वो इस D9 चार्ट के साथ कनेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम खुद कैसे परिवर्तित हो रहे हैं वो ये बताएगा। हमारी बोली, भाषा, हमारा धन, हमारे रिलेशन, हमारा सेविंग हाउस, जो जो फर्स्ट हाउस आपका बताता है, यहाँ आपके और आपके स्पाउस से जो कर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है, उन आपका और आपके स्पाउस का दोनों के मिले जुले जो रिजल्ट्स होते हैं ना, हर एक डोमेन में लाइफ के, वो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे। अगर आपको हस्बैंड की और अपनी दोनों की लाइफ को ये देखना है कि हमारी लाइफ में मेंटल पीस का क्या स्टेटस रहने वाला है, यू सी कि आपकी मैरिड लाइफ में आपको कितना सुकून मिलेगा। एकदम अपनी शादी की जो जिंदगी है आप दोनों की, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं जब 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है नवांशा में, अगर जिस राशि में जाके बैठा है उस राशि के गुण धर्म को आप पकड़ो, जो ग्रह है उसके गुण धर्म को पकड़ो, और फिर आप देखो कि आपका सबसे ज्यादा कर्मा किसके साथ कनेक्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे किसी का सपोज बहुत, बिकॉज आई हैव सीन दिस, आप ये देखो कि किसी इंसान का यहाँ पाइसेस साइन, ठीक है, और यहाँ कैंसर साइन है और जुपिटर यहाँ आकर के बैठा हुआ है। तो आप ये देख लो कि किस तरीके का आपका कर्मा इस इंसान के साथ, आप सबको भूल जाओगे, ठीक है ना। सिर्फ इस एग्जाम्पल से समझो कि किसी का पाइसेस साइन है, हम क्या देख रहे हैं, जुपिटर। इसका जुपिटर 7th हाउस का लॉर्ड नवांशा चार्ट में कहा है, नवांशा चार्ट में 7th हाउस में ही वो जाकर के बैठ गए हैं और उच्च के होकर बैठे हैं। इसका मतलब इनका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत कंपैशनेट है, एक मदरली इंस्टिंक्ट वाला, प्यार करना, इमोशनली आपको ना एक कहते हैं ना, इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप कितनी भी गलती कर दो, 4 जो 4 नंबर साइन है ना, जहाँ जुपिटर उच्च के होने 7th हाउस के लॉर्ड, एक मदर अपने बच्चे के लिए जो कर सकते हैं, आई हैव सीन दिस चार्ट, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैड हैपेंड। एक बार को आपकी मदर, मतलब उनकी मदर उनको कुछ बोल सकती है, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ट्रीट करती है, उसकी छोटी छोटी गलतियां या कोई भी चीज हो उसमें रोकती नहीं है, या कहते हैं ना कितनी भी बड़ी गलती हो उसको माफ कर देते हैं। एग्जैक्टली उनका नेचर वही है। वो अपनी वाइफ को इतना प्यार करते हैं
उनकी कितनी भी बड़ी गलती हो, कुछ लोग बच्चों की तरह माफ कर देते हैं, कभी ये सोचते ही नहीं है कि इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, ये इसका ये वाइफ है तो इसको मुझे खाना बना के देना चाहिए, मुझसे बिना मुझे जाना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हर एक चीज जो एक माँ अपनी बेटी को लिबर्टी दे सकती है, ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी लाइफ को लिबर्टी दी हुई है। शी इज वेरी हैप्पी विद हिम बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर उनको वो इमोशन मिला। वो मतलब मुझे कभी अपनी मम्मी के खाने का मन नहीं करता, बिकॉज माई हस्बैंड इज एवरीथिंग फॉर मी, ही इज माई वर्ल्ड। व्हाई इट इज बिकॉज वो इनका चार्ट है। अब इनके चार्ट में इनके हस्बैंड देखो चिपके होकर यहाँ पर बैठ गया है, तो इनका जो कनेक्शन है बोलेगी, सब बोलते हैं लड़ाई होती है, हमारी भी होती है, ओपिनियन मैच नहीं होते हैं, समटाइम्स आई फाइट, बट एट द एंड ऑफ द डे होता वही है जो मैं चाहती हूँ, वो मान जाते हैं, हर बात मान जाते हैं। सुनाएंगे ठीक है, लेकिन मान जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। क्यों ऐसा होता है, क्यों मान जाते हैं, क्यों? जैसे एक माँ होती है ना, बच्चा बहुत चीख 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 करता है, गुस्सा करती है, डांटती है, मारती है, कुछ भी करेगी, लेकिन बाद में करेगी वही जो उसके बच्चे को अच्छा ठीक है चाहिए थे ना, ये ले लो, और फिर उसके चेहरे पर वो खुशी देख के खुश हो जाते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही रिश्ता है इन लोगों का। तो ये जो कार्मिक होता है ना, वो जिसके साथ आपने सबसे ज्यादा ओपन करके रखे हुए हैं, चाहे वो दुश्मनी हो चाहे वो प्यार हो, इसलिए मैंने बोला चाहे वो क्रेडिट हुआ हो या डेबिट हुआ हो, मिलेगा आपको वही अपने जीवन साथी के रूप में। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ देखो, जहाँ फिजिकल मतलब वायलेंस है, फिजिकली आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, आप वहां नहीं रह सकते, लेकिन छोटी छोटी सी चीजों की वजह से बिहेवियर मैच नहीं कर रहा, मैं सिस्टम में नहीं रह सकता या रह सकती, या मुझे इस टाइप का लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, ऐसी हैबिट्स का चाहिए, वैसी हैबिट्स का चाहिए, आप छोड़ दो आज की डेट में, आप जाओ। वो पायलअप हो रहे हैं आपके दिमाग, आपको उस इंसान को इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो अगले में आपको निभाना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। और जो फिजिकल ऑडियंस की बात है, वहां पर ये चीज तो है कि कोई फिजिकली अपने आप को टॉर्चर नहीं करवा सकता, बट कहीं ना कहीं पिछले जन्म में ऐसे हमने कुछ कर्मा किए हैं। जैसे एक कहानी है, एक छोटा बच्चा था, उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए रोड एक्सीडेंट में। अब उसको क्या किया, उसके चौल वालों ने बहुत मारा, मार मार के उसको उसकी चौल से भी निकाल दिया। अब वो बेघर हो गया बच्चा, पेरेंट्स को मिल गया, छोटा सा बच्चा क्या करता, उसको बहुत पीटा उसके पड़ोसी ने। अब उस बच्चे ने एक चाय वाले के यहाँ जॉब कर ली। चाय वाले के यहाँ जॉब करने के बाद हुआ क्या कि उसने उसने भी बहुत पीटा, उसको बहुत फिजिकली टॉर्चर किया। अब वहां भी वो फिजिकल टॉर्चर हुआ। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने अपने पैसे इकट्ठे किए, शादी की, वाइफ की उसको बहुत टॉर्चर करती थी, वो भी मारती थी कभी कभी सर्दी। एक दिन जब उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, अपना खुद का टी स्टॉल लगाया, 5 आदमी आए, उन्होंने भी उससे जब उसने पैसा मांगा तो उन्होंने भी उसको बहुत मारा। 2 दिन के बाद जब आया घर पर, उसको होश आया, तो उसकी वाइफ ने उसको वापस मारा कि इतने 2 दिन से कहा था। तो बहुत दुखी होकर के एक दिन आसमान में देख रहा था, और देख करके भगवान को बोलते बोलते मतलब उसकी आंख लग गई कि इतना ऐसा क्या हुआ है, मुझे मुझे इतना क्यों फिजिकल टॉर्चर, जिससे देखो वो मारता है, जिससे देखो मुझे इतना फिजिकल पेन क्यों है, क्यों मेरे साथ इतना हुआ। छोटा था, बचपन में मेरे माँ बाप चले गए। तो उसने एक स्वप्न देखा, आप उसको स्वप्न बोलो या फिर आप ये बोलो कि ईश्वर ने उसको, वो एक सुषुप्त अवस्था में था, उसको वो चीज दिखाई, वो विजन दिखाया, उसमें उसने दिखाया कि हाँ, उसको लेके गए हैं भगवान। उसने देखा एक कमरे में वो पड़ोसी की बहुत पिटाई हुई है, तो वो बोलता है ये तो सही हो रहा है भगवान, इसलिए पिटाई होनी ही चाहिए, क्योंकि इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, इसने मुझे बहुत मारा। थोड़ा आगे गया, उसने देखा वही चाय वाला, तो बोला इसकी पिटाई हुई अच्छी बात है, क्योंकि इसने भी मुझे बहुत मारा, बेमतलब में मुझे मारता था, मैं इतना छोटा सा था, इतना काम करता था, फिर भी पीटता था, छोटी सी गलती। फिर आगे गया, फिर उसने देखा वो ही 5 आदमी जिन्होंने इसको मारा था, वो भी पिट रहे हैं एक रस्सी से बंधे हुए। तो वो बोलता है ये भी वही 5 आदमी है जो पिट रहे हैं। कहते हैं इनको इन सबको कौन पिटवा रहा है, किसके आदेश पर? तो बोलते हैं राजा के आदेश पर इन सबको दंड दिया जा रहा है। तो बोले इनका कसूर क्या था? बोले इनका कोई कसूर नहीं था, राजा का आदेश था, इसलिए इनको पीटा जा रहा है। तब उस लड़के ने पूछा भगवान से, भगवान जी वो राजा कौन था? तो भगवान जी ने, भगवान मुस्कुराया उसको देख करके, तो उसने कहा क्या वो राजा मैं था? तो उन्होंने बोला हाँ वो राजा तुम थे, बिना किसी गलती के तुमने इन लोगों को दंड दिया था, उसी के फलस्वरूप आज तुमने इतनी शारीरिक प्रताड़ना सही। आई एम नॉट सेइंग कि
शारीरिक प्रताड़ना किसी इंसान को झेलनी चाहिए, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो भी किसी के साथ होता है किसी रीजन से, हमको नहीं याद है कि हमने किसके साथ पिछले जन्म में क्या किया है, अच्छा बुरा क्यों किया है, कैसे इस जन्म में हमको उन्हीं लोगों से वास्ता मिला, वो लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सामने वाले की तो कोई मजाल ही नहीं है कि वो हमको सुख दे दे या दुख दे दे। जो भी हमने दिया है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो अगर किसी इंसान को वो कोई भी प्रताड़ना है, कैसी भी प्रताड़ना है, तो वो हमारे एक्शंस का ही रिएक्शन है। और सबसे बड़ा जो कार्मिक है वो आपके स्पाउस के साथ होता है, आपके पेरेंट्स के रूप में होता है, जिन्होंने आपको जन्म दिया होता है। तो पेरेंट्स का तो एक सर्टेन टाइम के बाद, हाफ लाइफ के बाद हमारे पेरेंट्स तो चले जाते हैं, हमारी आधी से तो ज्यादा जिंदगी हो जाती है, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी अपने स्पाउस के साथ काटते हैं। तब अगर आपने देखा है कि बहुत कम एज पर बहुत अच्छा प्यार था, सब कुछ था, कम एज पर डिपार्ट हो गए है ना, कोई एक पहले चला गया संसार छोड़ के, तो वो भी हमारे पिछले जन्मों का जो है फल है। तो यहाँ जो कार्मिक है वो सबसे ज्यादा माँ बाप के बाद अगर किसी के साथ है, या उनसे भी ज्यादा मैं बोलूंगी, वो आपके स्पाउस के साथ है। तो जितने भी, क्योंकि आज के यंगस्टर्स हैं, थोड़ा सा भी अगर नेचर मैच नहीं किया तो एकदम से अलग हो जाते हैं, आप इसी बंधन में फंसे रहो। तो जितना एडजस्ट कर सकते हो, जितना एक दूसरे को समझ सकते हो, एक को ही नहीं दोनों को, क्योंकि ये सिर्फ आप ही का कर्मा नहीं, वो उनका भी कर्मा है आपके साथ। आप इस कर्मा को ठीक भी कर सकते हो। अपने जो हाउसेस हैं, ये 3, 6, 10, 11, ये जो हाउसेस है, दीज आर द हाउसेस ऑफ फ्री विल। वक्त के साथ आप अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग आप अपने अपने कर्मास को चेंज कर सकते हो, आपसी समझदारी से ट्राई कर सकते हो। क्योंकि होना तो सबको है ही, लेकिन अगर थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप थोड़ा बेटर वे में उसको जी सकते हो अपने लाइफ को। तो जब आप कर्मा देखते हो किसी का, तो आप कर्मा आपके स्पाउस का आपके साथ क्या है, तो 7th हाउस लॉर्ड D1 का जिस भी भाव में जाकर के बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड आपका कर्मा है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। अब एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पे सपोज मिथुन राशि, ठीक है, और यहाँ पर आ गई आपकी पाइसेस साइन है ना, यहाँ पर आ गया पाइसेस, ठीक है। पाइसेस साइन किस चीज का है, गंभीरता का साइन है, माफ करने का साइन है, शांत रहने का साइन है, मेडिटेशन का साइन है, आइसोलेशन का साइन है, उसको शांति चाहिए, है ना, मोक्ष का साइन है ना, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का साइन। 3 नंबर क्या है, आपके 3rd हाउस का जो लॉर्ड है कार्बुरुष कुंडली है। बोलना, बात करना, लोगों के साथ मिलना, चैटर बॉक्स जैसी जो एक एनर्जी होती है ना, वो चैटर बॉक्स वाली एनर्जी। अगर आप D1 को देख करके प्रेडिक्ट करोगे तो आप बोलोगे कि बहुत बातूनी होगा, उम्र से छोटा लगता होगा, क्योंकि मर्करी है, राजकुमार है, चुलबुला बिहेवियर होगा, इम्बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि मर्करी का नेचर है इम्बैलेंस होना, जहाँ कहीं भी मर्करी बैठता है वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्बैलेंस को वो क्रिएट कर ही देता है। तो इस तरीके की चीजें होंगी। बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है, लेकिन आप तो सामने वाला बोलेगा नहीं ऐसे तो नहीं है, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसे तो नहीं है। एक्चुअल उनका जो नेचर है, जो एक्चुअली वो ये पाइसेस साइन है ना। पाइसेस साइन क्यों है, पाइसेस साइन उनका बेसिक नेचर है, और इसका लॉर्ड कौन है, मर्करी है ना, मर्करी होता है। अब ये मर्करी यहाँ पर किस साइन में होता है, सपोज ये मर्करी यहाँ पर जाकर के बैठ गया, यहीं पर बैठ गया सपोज यहाँ पर, या फिर 1, 2, 3 अपने ही साइन में बैठ गया जाकर के, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इनका बेसिक नेचर क्या हुआ, शांत रहना, क्वाइट रहना, है ना, ज्यादा ना बोलना, आइसोलेशन रहना, अकेलापन पसंद होना। और इनको क्या पसंद होगा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि तड़क भड़क वाले गाने, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हम शांत स्वभाव वाले गाने, जो थोड़े से गजल जैसे हो, है ना, जो एक किसी कोई एक राग जो आपको किसी एक ऐसे स्टेट में लेके चला जाए, वो यहाँ पर बेसिक नेचर है। अब अगर आप ये बोलते तो ये गलत हो जाता है, ये इस तरीके का नेचर है, नेचर एक्चुअली ये है। अब कर्मा क्या है, कर्मा क्या है कि आपका कर्मा आपके स्पाउस के साथ क्या है कि मर्करी यहाँ पर खुद के ही साइन में चले गए 3 नंबर में। मतलब कर्मा क्या है, सबसे बड़ी सफरिंग क्या है, यू वांट टू टॉक टू योर पार्टनर, यू वांट योर पार्टनर टॉक टू यू, उनसे वो बात करें, बोले, एक्सप्रेस करें चीजें,
जैसे आपको शेयर करना, एक्सप्रेस करने को, लेकिन वो क्या करेंगे, वो एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। तो इस टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या बन रहा है आपका, यही बन रहा है कि वो एक्सप्रेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं, जिस तरीके का कम्युनिकेशन आप चाहते हो। ये क्या है, घूमना है, फिरना है, मस्ती करनी है, चुलबुलापन, नेचर ऐसा है, उनको चाहिए ऐसा पार्टनर जो इसी टाइप के नेचर का हो, लेकिन मिला कैसा है, स्पाइसेस के साइन के जैसा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि आप जब अपने पार्टनर का, आप चेक करो अपने चार्ट्स में, अपने क्लाइंट के चार्ट में, इसकी चार्ट पर ये टेक्निक लगा के देखो, तब आपको समझेगा यस दिस इज द बेसिक नेचर। और जो कर्मा है वो क्या है। अब यहाँ मरकरी के साथ कौन सा दूसरा हो सकता है, मून हो या मार्स हो या सैटर्न हो, कौन सा दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके भी ट्रेड्स आएंगे। वो किस साइन का है, किस साइन से यहाँ से उठ करके वो आया है कनेक्शन बनाने। तो बहुत सारी चीज आपके लिए, आप ही के साथ नहीं है ना, बहुत सारी चीजें भी तो कनेक्ट है किसी किसी की लाइफ में। तो वो बोला बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है, जितने ज्यादा प्लैनेट्स, जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, जितने ज्यादा प्लैनेट्स है D9 के, जो जो भाग्य प्लैनेट यहाँ उठकर उस मरकरी के साथ कनेक्शन बना रहे हैं 7th हाउस लॉर्ड के साथ, वो सारे एरियाज में आपको कार्मिक कनेक्शन मिलेंगे। तो ये थी आज की टेक्निक नंबर 4। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कनेक्ट कर पा रहे हो इससे, कैसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप अपने फ्रेंड्स के, अपने चार्ट में, अपने क्लाइंट्स के चार्ट में लगा करके देखो, ये टेक्निक ब्यूटीफुली काम करती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चार्ट में सच में इससे काम करेगा, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। सच में 100% काम करती ही है ये। राइट इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना, इंस्टाग्राम पर कमेंट करना ना भूले, बिकॉज इट इज गोइंग टू सपोर्ट मी। जय माता दी।